बच्चों तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ध्वनि चैप्टर के एमसीक्यू को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो सबसे पहले तुम इस चैप्टर को एकदम दनादन एक बार रिवाइज करके आओ, एकदम पूरा एकदम जोर शोर से पढ़ के आओ और फिर यहाँ पर टेस्ट के रूप में इसको लो और देखो कि आखिर कितने क्वेश्चंस तुम कर पाते हो, कितनी चीजें तुम्हें आती हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है ना, यही सब ना बोला जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एकदम शुरू करते, एकदम जोश के साथ, एकदम जोश खरोश के साथ शुरू करते हैं। और ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन ही रहा है स्क्रीन पर। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हर्ज। हर्ज किसका मात्रक है? जल्दी से बता दो तो जरा, हर्ज किसका मात्रक है बच्चों? ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का या वेग का? यस, बहुत अच्छा बच्चों। ये किसका मात्रक है? आवृत्ति यानी कि एन का। तो यहां पर तुमने पढ़ा तो है ना कि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक वेग है और इस वेग का, यह जो है वह वेग का ही सारे गुणों को क्या करता है? वह सारे गुणों को मानता है। तुम जानते हो यदि हम लोग ध्वनि को इस तरीके से देखें, एक वेग के रूप में देखें, तो यहां पर ये दोनों क्या है? क्रेस्ट होता है और नीचे क्या होता है? ट्रॉफ होता है। तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यस, वेवलेंथ कहते हैं। अरे भाई, और भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो दो क्रेस्ट या ट्रॉफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? वेवलेंथ कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष और इसको क्या बोलते हैं? गर्त। और ये वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहां पर तुम देख सकते हो। इसके बाद यहां देख सकते हो, यहां जो माध्य बिंदु है, इससे सबसे ऊंचाई को ही हम लोग बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड या फिर आयाम। और एक सेकंड में, प्रति सेकंड में कितना सारा, ये देखो वेव साइकिल अब मैं बता दे रहा हूं। देखो यहां से यहां शुरू हुआ और यहां से यहां खत्म हुआ, इसको बोलते हैं एक वेव साइकिल। तो एक सेकंड में जितना वेव साइकिल प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं इसका आवृत्ति। बहुत बढ़िया, यही मैं सिखाना चाह रहा था कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो प्रति सेकंड कितना वेव साइकिल प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में उत्पन्न वेव साइकिल, और इसका मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया। चलो भैया और क्वेश्चन। तो अब देखना, मान लो एक सेकंड में सिर्फ एक ही वेव साइकिल प्रोड्यूस हुआ, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। तो बताइए जरा कितना हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है? तो उत्तर है 1 हर्ट्ज। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखो। अब जरा सा एक और क्वेश्चन बताइए कि एक सेकंड में, समय तो एक ही सेकंड रहेगा, 2 वेव साइकिल प्रोड्यूस हो गया। देख लो जरा सा, यहां से यहां, यहां से यहां, कितना टाइम है? 1 सेकंड टाइम है। तो 1 सेकंड में ही 2 वेव साइकिल यदि प्रोड्यूस हो जाएगा, तो अब तो बताओ कि कितना हर्ट्ज यहां पर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है? 2 हर्ट्ज। यदि 1 सेकेंड में 2000 वेब साइकिल प्रोड्यूस हो गया, 2000, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई? 2000 हर्ट्ज। यदि 1 सेकेंड में 20,000 वेब साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका आवृत्ति क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज हो गया। समझ में आ रहा है तुम्हें? इस तरीके से आवृत्ति को हम लोग देख सकते हैं। तो कभी कभी आवृत्ति ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी आवृत्ति कम भी हो सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देख सकते हो, आवर्तकाल T तथा आवृत्ति n के बीच में क्या संबंध है? तो यहां अब आवर्तकाल क्या हो गया? आवृत्ति हम लोग बोल रहे हैं 1 सेकेंड में कितना वेव साइकिल प्रोड्यूस हुआ है। 1 सेकेंड में कितना वेव साइकिल प्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। लेकिन अब एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक वेव साइकिल को बनने में कितना समय लगा है, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। तो यहां पर आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो यहां देखना,
आवृत्ति और आवर्त काल में हम लोग बोलते हैं कि यहां पर t बराबर 1/n कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं t गुना n बराबर 1। यही इसका रिलेशन है। इसको याद कर लेना कि आवृत्ति और आवर्त काल दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो तुम लोग यहां भी देख सकते हो तुम्हारा आवृत्ति n बराबर क्या हो गया, 1/t हो गया। तो यहां पर t गुना n क्या हो गया, तुम्हारा 1 हो गया। इस तरीके से यहां पर तुम देख सकते हो, है ना। अब यहां ध्यान से देखोगे, ये n या t दोनों एक ही चीज है, आवृत्ति को दिखा रहा है। यहां देखना, एक कंपन कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। अब देखो आवर्तकाल t बराबर तुमको दे रखा है, t बराबर बोलता है 0.02। आवर्तकाल को ही का बोलते हैं रे बबुआ, t बोलते हैं, और t दे दिया है 0.02 सेकेंड दे दिया है। तो बोलता है तनी बताइए तो इसका आवृत्ति क्या होगा। तो भाई आवृत्ति का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो 1/t के जगह 0.02 लिख देंगे, एक यहाँ काट के 2 जीरो बैठा देंगे और 2 से 50 कर देंगे, तो आंसर अब क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। या फिर 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 50 प्रति सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा। अब देखना, सोनार में प्रयुक्त होती है। अब सोनार क्या है, तो सोनार तुमने पढ़ा होगा, अरे नहीं पढ़ा है, सोनार तुमने पढ़ा होगा कि ये जो ये जहाज है, तो ये सोनार एक यंत्र लगा हुआ है जिससे ये क्या करेगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को नीचे की ओर भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ध्वनि तरंगे लौट के आएंगी और लौट करके उसका जो स्क्रीन है उस पर तस्वीरें बनाएंगी और बताएंगी कि आखिर नीचे यहाँ पर क्या है, कुछ पत्थर वगैरह तो नहीं है, कितनी गहराई पे है। इन सारे चीजों को कौन बताता है, सोनार बताता है। तो कौन सा ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है, पराश्रव्य तरंगे को उत्पन्न कर रहा है। अब यहां पर हम लोग तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 2 तरंगे यहां देख सकते हो, एक है तुम्हारा अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसे होता है, तरंग की दिशा में होता है, तरंग के दिशा के लंबवत होता है, तरंग के दिशा से 60 डिग्री का कोण पे होता है और कण कंपन नहीं करते हैं। तो बहुत सीधा सा आंसर इसका, 2 प्रकार के तरंग तुमको पढ़ना है, एक है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो हम लोग साउंड पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ते हैं, वह होता है अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग में जो कण जो है कंपन करते हैं वो आगे पीछे माध्यम के दिशा में, माध्यम की दिशा में कणों का गति क्या होता है, आगे पीछे होता है। लेकिन यदि हम लोग अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो तरंग की दिशा में इसका कंपन हम लोग नहीं कहेंगे, बल्कि बोलेंगे तरंग की दिशा के लंबवत होता है, तरंग के दिशा के लंबवत इसका क्या होता है, कंपन होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो गया, बी। लेकिन यदि ये अनुदैर्ध्य तरंग होता तो साउंड कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रकाश को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग और जो साउंड होता है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो इस तरीके से यदि यहां पर अनुदैर्ध्य होता तो उसी के दिशा में होता उसका। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी, तो देखो श्रृंग जो बोला मैंने बताया ना अभी, 2 ट्रॉफ और 2 तुम्हें अभी दिखाया था ना, ये देखो ये श्रृंग हो गया, ये श्रृंग हो गया और ये हो गया नीचे वाला गर्त हो गया, ठीक है। तो अलग अलग हिंदी में नाम होता है। तो यहां देखो इसे क्रेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे ट्रॉफ बोलते हैं, इसे ट्रॉफ बोलते हैं। तो इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब देखना,
अनुदैर्ध्य तरंग के कणों का कंपन, अब देखो, अब बताओ आंसर कि अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन माध्यम की दिशा में आगे पीछे होगा। तो यहां देख सकते हो तरंग के दिशा में होता है, यानी कि माध्यम का जो दिशा है, तरंग का दिशा, उसी में ये कंपन तुमको होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। वायु में जो ध्वनि चलती है, वायु में जो ध्वनि चलती है वो कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। सिंपल सा तो बात है भैया कि जो ध्वनि है, याद रखना, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये भी याद रखना प्रकाश के बारे में, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो क्या जो साउंड है, ध्वनि है, वह निर्वात में चलता है? नो, नो, नहीं चलता है, बात खत्म। प्रकाश निर्वात में चलता है जिसका वेग होता है 3 × 10⁸ m प्रति सेकेंड। प्रकाश का चाल है निर्वात में, लेकिन ध्वनि का चाल निर्वात में क्या होगा? अरे भैया ध्वनि चलेगा ही नहीं निर्वात में, तो उसका चाल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, याद रखना इन सारी चीजों को। तरंग वेग v, आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या समझ, इसको याद करना होगा। तो यहां पर v बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। क्या होता है? न्यू लेमडा। तो v क्या है? वेग है। न्यू क्या है तुम्हारा? न्यू तुम्हारा कहां चला गया? न्यू तो यहां पर न्यू के बारे में मतलब आवृत्ति है, लेकिन आवृत्ति के जगह यहां आवर्तकाल t दे दिया है, तो 1/t हो जाएगा तुम्हारा, और यहां लेमडा हो जाएगा। तो v बराबर लेमडा बटा टी हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर बदल दिया है, तो v बराबर क्या होगा? लेमडा बटा टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत है? तो v बराबर न्यू लेमडा, v बराबर न्यू लेमडा, v बराबर न्यू लेमडा। न्यू को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसको n से भी हम लोग दिखा रहे थे, और ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर न्यू लेमडा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा वायु में ध्वनियों के तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या है? 4:1:4 है। तो इसके आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा? तो मान लो कि आवृत्ति है n1 और आवृत्ति क्या है? n2। ठीक है, और इसका तरंग दैर्ध्य है λ1 और तरंग दैर्ध्य क्या है? λ2। लेकिन इसमें भी दोनों जगह बराबर होगा। जरा बताओ भी वेग क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों वायु में ही चल रहा है। तो जो दो ध्वनि है वो वायु में चल रहा है, और उसका भी जो है वह क्या हो जाएगा? एक जैसा होगा। और λ1 बटा λ2, इसका अनुपात कितना है? 1/4 है। तो क्या हम लोग n/n2 के रूप में इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां जरा देख लो, यहां देखना, लेमडा के जगह हम लोग n लिखना चाहें तो v बराबर न्यू लेमडा। कोई दिक्कत है? तो n लिख देते हैं, यहां गड़बड़ हो जा रहा है। n1 λ1। तो यहां पर यदि हम लोग को λ1 लिखना है तो λ1 बराबर v/n1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी तरीके से λ2 बराबर v/n2 लिख सकते हैं। तो λ1 की जगह क्या लिख देंगे? v/n1, और λ2 की जगह क्या लिख देंगे? v/n2 बराबर ये है 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा तब जब तुमने इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा, तभी तो क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखना, ये भी से भी क्या हो गया? कट गया। n2 ऊपर चल जाएगा, n2 ऊपर, और n1 क्या हो जाएगा? नीचे। ये हो जाएगा 1/4। अब इसको पलट के n1 अनुपात n2 यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे 4:1, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। तो यही हमारा सी इसका आंसर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। एक तरंग का तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है तथा आवृत्ति 400 प्रति सेकंड है।
तो चाल निकालना है। तो भाई पहले तो सुन लो, जो तरंग दैर्ध्य है इसका क्वेश्चन एक बता रहा हूं मैं, बताना कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। जी हाँ, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर है बच्चा लोग। ये बात याद रखना कि जो तरंग दैर्ध्य है उसका मात्रक मीटर होता है। तो पहले तो इसको मीटर में बदल दो, तो 50 सेंटीमीटर, लेमडा ऐसे लिख दो, बटा 100 सेंटीमीटर बराबर ये हो गया 1/2 मीटर। वाह क्या बात है। तो अब देखना, लेमडा पता चल गया, एन है तुम्हारा 400 हर्ट्ज। तो क्या बताना है, भी बताना है। तो भी बराबर एन लेमडा, तो तुमको तो पते हैं, तो इसको कर दो 400 और गुना लेमडा को कर दो 1/2, तो 2 से कट गया तो ये जगह 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसरवा है 200 मीटर प्रति सेकेंड, बिल्कुल है। वाह वाह वाह। तो 200 यहां पर क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड, तो 200 मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना 100, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 200 में 2 पर 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यदि मीटर प्रति सेकंड रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो ये आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलो, ध्वनि तरंगे होती हैं भैया, कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाशीय होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अरे ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कितनी बार बता दिया, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा ठोस, द्रव और गैस में। देखो, जो ध्वनि है वह ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, गैस में भी चलता है, लेकिन जो ध्वनि का सबसे कम वेग है वह गैस में होता है जी। फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग है वह कहां होता है, ठोस में होता है। यही कारण है कि रेल की पटरी पर कान लगा के ऐसे कोई बैठा है, बहुत सतर्क हो, कैसा नहीं कि मुंडी पे ट्रेन गुजर जाए और फिर कचड़ा जाए, तो ऐसे कान लगा के सुन रहा है। और दूर से एक व्यक्ति क्या करेगा, जिस दिन रेल का हड़ताल होगा उस दिन ये करेगा, ये याद रखना, एक हथौड़ा से रेल की पटरी पर वो क्या करेगा, आघात करेगा। तो उसको सुनाई किसमें जल्दी देगा, यस, रेल की पटरी के अंदर उसको जल्दी सुनाई देगा। और जो ध्वनि आ रहा होगा हवा से वह बाद में सुनाई देगा, क्योंकि जो ध्वनि का वेग है वह रेल की पटरी में यानी ठोस में ज्यादा होता है और हवा में कम होता है। कितना आसान आसान चीज है भाई, कितना आसान आसान चीज है। तो लोहा में अवश्रव्य तरंगे सुनी जा सकती हैं। तो अवश्रव्य तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं बच्चों, गेंडे के द्वारा, ये याद रखना। तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति का साउंड है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज HZ से 20,000 हर्ट्ज तक, ये है हम लोग का परास, इसको हम लोग भी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले यहां पर जो तरंगे हैं उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगे। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे, जो कि हम लोग नहीं सुन सकते भैया। तो गेंडवा जो है वो अवश्रव्य तरंगों को क्या कर सकता है, सुन सकता है। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो भाई कौन सी नहीं है, तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि एक्सरे है, प्रकाश किरण है, उसमें विकिरण है, ये सारे क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब देखो प्रतिध्वनि का क्या कारण है, तो जो ध्वनि है वह किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस जब आती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से लाइट जाता है और परावर्तक सतह से टकराकर आएगा, उसमें पॉलिश्ड सरफेस होगा, इसमें पॉलिश्ड सरफेस की बात नहीं है। तो ध्वनि का परावर्तन से प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। अब देखो, एक तरंग की आवृत्ति क्या है, 100 हर्ट्ज है, यानी कि n बराबर है 100 हर्ट्ज। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेकेंड -1, याद रखना दोनों चीज लिख सकते हैं।
तो बोलता है कि इसका t बराबर क्या होगा, तो t बराबर होगा 1/n, तो एक बटा क्या कर देंगे 100, ठीक है, s माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड, आंसर 0.01 सेकेंड, तो यही हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। आगे देख लो, वायु में ध्वनि तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे क्या है, अरे अनुदैर्ध्य तरंगे, कितनी बार बता दिया। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य में जानते हो न्यू बराबर v बराबर न्यू लैम्डा। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों के ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को अवश्रव्य, और 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे, पराश्रव्य। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अब यहां से एक न्यूमेरिकल और हो जा रहा है तुम्हारा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है, n बराबर है तुम्हारा 200 हर्ट्ज, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/200, और यहां पर काट दोगे तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/200 का मान क्या हो जाएगा, यहां देखो, यहां पर पॉइंट ऐसे बैठा दो भैया, नहीं बुझा रहा है तो इसे बैठा दो, 1 कर दो, पॉइंट कर दो, 0 कर दो, 0 कर दो, 0 कर दो, ठीक है, और नहीं हो गया तो एक और 0 कर दो, तो 0 कर दो, तो 5 कर दो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ 200 कर दो, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा 0.005 सेकेंड, यही है तुम्हारा आंसर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्ध्य 0.7 मीटर है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, इसको तुम कैलकुलेट करके, और जो कमेंट बॉक्स है ना बचवा, जो कमेंट बॉक्स हुआ है उसमें लिख के दिखाओ v बराबर क्या होता है n लैम्डा। इस फॉर्मूला का यूज करो और इसको बना करके दिखाओ। अब एकदम वीवीआई क्वेश्चन एक और आ रहा है, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन हो, यानी वो संपीड़न और विरलन से मिलकर के बना होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। और साउंड जो होता है वह भी किससे बना होता है, जो ध्वनि है संपीड़न और विरलन से बना होता है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जो ध्वनि है उसमें वेग के कण आगे बढ़ रहे, जो माध्यम के कण है वे आगे बढ़ते हैं या ऊर्जा आगे बढ़ती है, तो इसका उत्तर है ऊर्जा आगे बढ़ती है। जो माध्यम के कण है वहीं पर दोलन करते हैं, वे माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि माध्यम के कण एक से दूसरे में किस चीज का ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं। इसका उत्तर हो गया अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें संपीड़न और विरलन बनता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। अच्छा, 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग श्रव्य ध्वनि, यानी हम लोग सुन सकते हैं। ध्वनि क्या है यार, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि ध्वनि क्या है। थोड़ा सा इसमें एक देख लेते हैं, यह यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, मैकेनिकल वेव है, ये याद रखना। थोड़ा सा इसमें हमने एक वर्ड डाल दिया गया है कि ये मैकेनिकल अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। सामान्य मनुष्य के कान 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, कितना बार बता दिया, ठीक है। हाँ, और यहां देखो प्रकाश क्या है, तो अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि क्या है, अनुप्रस्थ है। माध्यम की जरूरत नहीं होती है प्रकाश के संचरण के लिए, कितनी बार बता दिया मैंने। अब यहां पर ध्वनि के परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मान लो यहां पर ध्वनि को मैंने भेजा तो वो टकरा करके मेरे कानों तक आएगा, तो उन दो ध्वनियों के बीच में कितना सेकंड का अंतर होना चाहिए ताकि मेरा कान उसको सुन सके, तो इसका आंसर है 0.1 सेकेंड। ये ह्यूमन के लिए है, 0.1 सेकेंड के बाद ही हम लोग पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि को सुन सकेंगे। यही कारण है कि परावर्तक सतह से मनुष्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर कम से कम होनी चाहिए, तभी वह जो ध्वनि। तो यहां अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा सा क्वेश्चन वही बोल रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो प्रतिध्वनि जानते हो ना, एक को बोलते हैं कि यहां से मैंने ध्वनि को छोड़ा, वहां से टकराया और उसके बाद मेरे कानों तक आएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो जरा देखना, मैंने ये बोला, इस तरीके से बोला, तो क्या वहां से साउंड गया और वापस से मुझे वह सुनाई पड़ा, जैसे मैं बोलूंगा राजो, तो क्या वो जाएगा और जाकर टकराकर मेरे पास आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है नया क्वेश्चन जो हम लोग का, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। यदि 17.2 मीटर से ज्यादा दूरी है तो वहां से टकराकर वापस ध्वनि हमें सुनाई पड़ सकती है, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ सकती है। अब देखना, स्टेथोस्कोप हृदय के धड़कन की ध्वनि में जो हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है वह क्या है? तो ये यहां देख सकते हो, सोनिक बूम के जैसा है, सरल रेखा के जैसा है, नली में बारंबार परावर्तन हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर तो यही है कि नली में क्या हो रहा है? बारंबार परावर्तन हो रहा है। तो देख सकते हो ये स्टेथोस्कोप को यहाँ पर, जैसे स्टेथोस्कोप का ये पाइप है ना, स्टेथोस्कोप से देखे हो ना कि हम लोग इस तरीके से धड़कन वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो पाइप है उसमें देख सकते हो ध्वनि का क्या हो रहा है? लगातार यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, बारंबार परावर्तन हो रहा है। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बल बारंबार परावर्तनों का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अनुरणन कहते हैं। अब देखो, सभा भवन है, वहां पर हम लोग सभा को संबोधित कर रहे हैं, अब हल्का हल्का वहां परावर्तन होकर वही चीज बार बार यदि सुनाई पड़ेगा तो क्या वहां पर अच्छे से हम लोग बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरणन कहते हैं। तो सभा भवन में जो ध्वनि निर्बल बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे हम लोग, वह ध्वनि वहां बना रहेगा, मतलब वो ध्वनि तुम्हारा बार बार गूंजने टाइप का होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलते हैं? अनुरणन बोलते हैं। और इसी के लिए देखोगे कि सभागारों में मोटे मोटे पर्दे लगाए जाएंगे, उसका जो सीलिंग होगा उसको विशेष प्रकार के पदार्थों से बनाया जाएगा जिससे वो क्या करे? साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन है, ये तो सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब देखना, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का उपयोग व्यवहार किया जाता है वह क्या है? सोनार। अब सोनार मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, जो मैंने पहले ही बताया था, साउंड नेविगेशन एंड, देख सकते हो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो एस फॉर साउंड, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड एंड रेंजिंग। तो यही है तुम्हारा सोनार का फुल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णावत। तो मानव कान जो होता है वह 3 भागों में होता है, बाह्य कान, फिर मध्य कान और फिर अंतर का, आंतरिक। तो ये 3 भागों में जो कि तुम्हें पढ़ाया गया है उसको जाके तुम वीडियो में देखो, बड़ा अच्छा से मैंने बताया भी है। तो अंदर का जो भाग होता है वही क्या होता है? कर्णावत। तो मानव का कान 2 कार्यों को करता है। क्या तुम बता सकते हो कौन कौन से कार्य करता है? यस, पहले तो सुनने का, और दूसरा हमारे बॉडी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किस तरीके से नियंत्रित करता है? वह हमारे बॉडी को चलने फिरने में क्या करता है? एक उसको नियंत्रण में रखता है। कभी कभी तुम क्या करना, कान को पूरा तरीका से बंद कर लेना और फिर चलने का कोशिश करना, तो देखोगे कि वह तुम चल नहीं पाओगे, पूरा लड़खड़ा जाओगे। तो इसको भी कान क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। तरंग का एक तरीका है ऊर्जा तरंग क्या है? एक तरीका है ऊर्जा संचरण का। मात्रा संवेग तो तरंग ऊर्जा के रूप में चलता है, ये जानते हो तुम। अब देखो, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? जो कान को प्रिय नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं शोर। क्या बोलते हैं बच्चों? शोर। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? हम लोग टोन कहते हैं। जो अप्रिय ध्वनि है उसको शोर बोलेंगे, लेकिन एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। जो अनेक आवृत्तियां हैं उनके मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। ध्वनि के बहुल परावर्तन पर काम करने वाली युक्ति है। तो ये सब है, देखो, स्टेथोस्कोप बहुल परावर्तन पे काम करता है, मेगाफोन बहुल परावर्तन पे काम करता है, शहनाई बहुल परावर्तन पर काम करता है। तो ये सब इसके आंसर हैं। तो प्रबल ध्वनि और मृदु ध्वनि में क्या चीज का अंतर होगा? आयाम का अंतर होगा, ये बात याद रखना। ठीक है। तो यहां पर आयाम तुम्हारा आंसर होगा, और इस आयाम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका प्रबलता बोलेंगे। ठीक है।
इसके बाद तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं कि तारत्व का गुण किस चीज से आता है, तो आवृत्ति से आता है। ठीक है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है, तो प्रबलता जैसे मैंने बताया आयाम, आयाम क्या करता है, उसके प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। अब यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन बच जा रहा है, उसे मैं बता दे रहा हूं। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती वस्तु को क्या कहा जाता है, तो पराध्वनिक वस्तु कहा जाता है। देख सकते हो तुम इसके बारे में थोड़ा सा। ध्वनि बूम, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ पिंड कहा जाता है। गोलियां, जेट वायुयान आदि प्रायः पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि को उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो ये वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। तो ये पराध्वनि के कारण उत्पन्न जो एक बहुत प्रबल, यहां पर तुम्हारा बहुत तेज प्रबल ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और वायु दाब एक क्रिएट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, ध्वनिक बूम कहेंगे। तो बच्चों देखा कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किए, लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। तो यदि तुम्हें चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।